देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत का कड़ा इम्तिहान चल रहा है। एक तरफ आसमान से बरसाती आफत और दूसरी तरफ टूटते पहाड़ और उफनती नदियां। मौसम विभाग आईएमडी की तरफ से जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट के बीच सूबे में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच सरकार का दावा है कि उनकी तैयारियां मुस्तैद हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें 2400 घंटे ग्राउंड पर काम कर रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के 137 से ज्यादा संपर्क और मुख्य मार्ग मलबे के कारण पूरी तरह ठप हैं। एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चारधाम यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो देवभूमि पर मानसून का पहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 2400 घंटे अलर्ट पर सिस्टम इस वक्त है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की मूसलाधार बारिश हुई थी उसके बाद ये बारिश नहीं, ये आफत कहेंगे, जो बनकर बरसी थी और उसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी और पूरी तरह से प्रकृति ने यहां पर कहर बरपाया था। लेकिन इस बार उन्हीं सब परिस्थितियों और चुनौतियों से सीख लेकर तमाम व्यवस्थाओं को बिल्कुल चाक चौबंद किया गया है। लेकिन फिर भी बारिश काफी हद तक यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन 24/7 धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए है। क्या कुछ धरातल पर स्थिति है, इस पर भी नजर डालेंगे। और उससे पहले हमारे गेस्ट का रुख करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आज चल रहा है। 48 घंटे का जो अलर्ट जारी किया गया था उसको लेकर क्या कुछ इस वक्त सरकार की तैयारियां। हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं, गुरविंदर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत गुरविंदर जी आपसे कर लेते हैं। आखिरकार प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं आप लोगों की ओर से? गुरविंदर जी, आवाज मिल पा रही है? शायद गुरविंदर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले राकेश मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी 48 घंटे का अब फिर से पूर्वानुमान आईएमडी की ओर से जारी किया जाता है और मौसम को लेकर विशेष तैयारियां भी यहां सरकार की ओर से की गई हैं। सभी परिस्थितियों को देखते हुए, पुरानी चुनौतियों को देखते हुए क्या लगता है कि इस बार कितनी तैयारियां हैं? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से जो तैयारियां, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, तो अगर राज्य में कोई ऐसी, और चूंकि वैसे भी उत्तराखंड हमारा जो है वो विषम परिस्थितियों का प्रदेश है और खासकर जब मानसून सत्र आता है तो बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। उस संवेदनशीलता को और पिछले अनुभवों को साथ में लेते हुए सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, चाहे मौसम विभाग की हो, चाहे रोड सेटलमेंट की हो, चाहे प्रशासनिक स्तर की हो, उन सारी व्यवस्थाओं पर सरकार कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही है कि किसी प्रकार से कोई बड़ा हादसा ना हो। अब रहा जहाँ तक चारधाम यात्रा का सवाल, तो चारधाम यात्रा को पूरी तरह से मेरा भी ये सुझाव है कि पूरी तरह से स्थगित करना चाहिए। अगर इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं और बारिश से हमारे आज भी, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि 138 जगह हमारे रोड्स ब्लॉक हैं, बंद हैं, या वहाँ से आवागमन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी चारधाम यात्रा को रोकना चाहिए, जिससे जो बाहर के यात्री आए हुए हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। लेकिन सरकार को एक और मैनेजमेंट चलाना चाहिए। जो हम पिछली बार की घटनाओं से, हम तो पिछले साल भी देखे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ, क्या हमने जो अभी पॉइंट्स आ रहे हैं, 118 सड़कें ब्लॉक हैं, उस पर हम लोगों ने अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लिया? क्या हमारे जो बहाव हैं पानी के, उन संवेदनशील क्षेत्रों को हमने पहले से चिन्हित कर लिया? क्या हमने गांव के उस स्तर पर, देखिए हमारी सरकार की सुविधाएं तो पहुंचेंगी, लेकिन आसपास के गांवों के लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाके काम करें। सरकार को ये भी एक प्रशिक्षण का काम, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में गांव के लोगों को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए हमें उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा भी मेरा एक सुझाव है कि अगर सरकार ऐसा भी कुछ कर पाए तो उससे भी हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में जो हर साल, और यह ऐसा नहीं है कि आज
इनकी सरकार में ये घटना होगी। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस पे हम न किसी को दोष देते हैं और न किसी की बड़ाई करते हैं। बस ये है कि आज इस पर नियंत्रण बना हुआ है। आज तक जैसे अभी आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि 138 जगह सड़कें ब्लॉक हैं और पूरी स्थिति से आफत की बारिश, आपने स्लोगन ही दिया है, आफत की बारिश। तो अगर ये इस आफत की बारिश में हमारी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है तो इसमें सरकार की तत्परता मैं मानता हूँ। ठीक है, गुरविंदर जी आपको आवाज मिल पा रही है? गुरविंदर जी, देखिए कहा जा रहा है कि मॉनसून की बारिश कई घटनाओं को साथ लेकर आती है और ऐसे तो नहीं जाती, चाहे वो आखिरी बारिश हो चाहे पहली बारिश हो। पिछली बार भी हमने देखा कि आखिरकार प्रकृति का कहर किस तरीके से बरपा था और कई जाने गई थी, कई नुकसान हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन इसी बीच में आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिसे पार पाने के लिए प्रकृति आपका इम्तिहान ले रही है, लेकिन कैसा चल रहा है वो इम्तिहान, जानना चाहूंगी। आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ऐसा है जी, ये जो आपने जो मानसून का विषय मैं अभी सुन रहा था, वाकई ये तो देखिए उत्तराखंड जो है वो भौगोलिक स्थिति से बहुत ही जटिलताओं से और इसमें भूस्खलन, अतिवृष्टि और की चुनौतियां सदैव ही मानसून में रही है। लेकिन हमारी सरकार ने ये समझ लिया हर प्रतिपक्ष इसको और अच्छी सुविधाओं को करने के लिए, धरातल पर करने के लिए इस बार 2 जुलाई को मानसून से पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे आपदा मंत्री मदन कौशिक जी, आपदा दर्जा मंत्री विनय रोहेला जी और हमारे सचिव, आपदा सचिव जो है हमारे, उन्होंने सबने एक देहरादून में पूरे प्रदेश में 13 जिलों में पहली बार 66 से अधिक जगहों पर मेगा मार्ग ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकालीन जो सेवाएं हैं जो देते हैं एनडीआरएफ और एसडीएफ को संवेदनशील मार्गों पर तैनात किया गया। जहां जहां ऐसी पिछली साल ऐसा कुछ आया था वहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर अपनी तैयारियां मुख्य रूप से की और उसके पहले भी टेबल टॉप के भी एक्सरसाइज जो है अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन की कार्य योजनाओं को, ये तैयारियों को आगे बढ़ाया। अब इसमें मेन जो बात है आजकल 4 धाम यात्रा, ये जो कि 4 धाम यात्रा सिर्फ हमारा यात्रा ही नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ी हुई विषय है और दामी जी ने इसे राष्ट्र का गौरव बनाया ही है, क्योंकि आस्था सुरक्षित तो सुगम उत्तराखंड। 26 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन इस बार हो चुका है, 7 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड व्यवस्थाएं जो अच्छी थी तो 51 लाख श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए। देखिए चुनौतियां तो आप बिल्कुल ठीक है समझिए बड़ी है, लेकिन हमारी तैयारियां भी सरकार की उसी लेवल की है। मुख्यमंत्री धामी जी खुद प्रतिदिन रिव्यू कर रहे हैं और मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स प्लस सेना 13 जिलों में तैनात, उसमें जो है उसमें जहां जहां ऐसी जगह है वहां तैनात की व्यवस्था कर दी है। 6 हेलीकॉप्टर का स्टैंड बाय है। हरिद्वार, देहरादून में कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं जो 24 घंटे 7 दिन आपदा वॉलेंटियर, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि कुछ ट्रेन करें, तो गाँव में 2500 वॉलेंटियर लगभग ऐसी आपदा की जहां संभावना है 2500 वॉलेंटियर और सैटेलाइट फोन उनको दिए गए रेस्क्यू किट के साथ। संवेदनशील गांवों को लगभग उनको खाली कराने का विषय, जहां पर भूस्खलन जोन वाले जो 200 गांव हैं उनमें मुनादी करा दी गई है। ठीक है। स्कूल कॉलेज भी ऐसी, अगर जैसे आईएमडी हमारा जो बहुत अच्छा प्रदेश में अपना फोरकास्ट देता है तो उसके अनुसार कॉलेज को बंद करने की भी व्यवस्थाएं बनाई गई है। 1250 सीसीटीवी कैमरे, 15 ड्रोन निगरानी के लिए और बद्रीनाथ जी में एटीएस को तैनात कर दिया गया। 16 जोन। तो किसी अप्रिय घटना की कोई खबर तो नहीं आ रही है ना गुरविंदर जी? ऐसा है जी, अभी आपने मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे
कि अभी तक अगर कोई एक भी जान नहीं गई है, तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा, ये आप समझ सकते हैं, उनका ये इस प्रदेश में किए हुए कार्यों का, लेकिन ही गुरविंदर उनकी जी अब भी व्यवस्थाओं का ही फल है। ये कहने में और जल्दबाजी देखिए, होगी, क्योंकि अभी उस देखिए, लेवल की देखिए, बारिश भी नहीं हो रही है, और जो चुनौतियां हैं उसका परिणाम भी तभी पता चलेगा जब प्रकृति आपका सही तरीके से इम्तिहान लेगी। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड आपकी वाकई प्राकृतिक तौर पर, हिमालयी तौर पर और अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है। इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। प्रकृति अपना कहर बरपाएगी और उसका सामना हमें करना है, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स टाइम पर सब चीजें निर्भर करती हैं देखिए, कि मॉनिटरिंग प्रकृति से नियमित हम रूप से लड़ नहीं होगी सकते। तो फिर बचा जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे बचा जरूर जा सकता है। मैं 1 मिनट हाँ। कहता हूँ कि प्रकृति से, वाकई आपकी बात बढ़ाते हुए कहता हूँ कि प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते, और इंसानियत को हम बचा सकते हैं। हमारा संकल्प है उत्तराखंड में एक भी जान ना जाए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एक एक जान की बहुत कीमत है गुरविंदर जी, एक एक जान की बहुत कीमत है। इसलिए बार बार सरकार की प्रशासनिक तैयारियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि मानसून सर पर, और ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश पहाड़ में हो रही है। 48 घंटे का आईएमडी की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आती हूँ आपके पास अभिषेक भंडारी जी से जवाब ले लेती हूँ। एक पहले अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार की तैयारियों को लेकर? निशी जी, मानसून की दस्तक है और हमारा उत्तराखंड एक हिमालयी प्रदेश है। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भूस्खलन या इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। अब इसके लिए सरकार अपना काम करती है, लेकिन मैं अभी, आज हम इस डिबेट में दोबारा बैठे इस चर्चा में कि देवभूमि में मानसून आया और हम अलर्ट मोड पे हैं। निशी जी, जिस दिन मौसम की पहली बारिश हुई थी, पहली बारिश में ही 87 सड़कें हमारी बंद हो गई थी, छोटी बड़ी सड़कें। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः दोबारा दिखने में मिल रहा है कि आज 137 सड़कें, छोटी बड़ी सड़कें अवरुद्ध हैं। तो ये हाल है, क्या कहते हैं, आपका आपदा प्रबंधन से लेकर, जो आप बोलेंगे एनएच से लेकर, पीडब्ल्यूडी से लेकर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा 2013 में, जिस तरह से मैं यहाँ पे, एक सबसे बड़ी आपदा आई 2013 में, केदारनाथ आपदा। तो 12 जून को ये आपदा हुई थी और 8-9 जून से लगभग बारिश थी। अभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज 2026 में 2-3% ही बारिश हुई होगी। अभी मौसम उस हिसाब से अपना जो है बरसा भी नहीं, लेकिन जिस तरह से सड़कें बंद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, जैसे केंद्र में अकेले ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कैबिनेट बिल्कुल शून्य है। उसी तरह से यहाँ पे युवा मुख्यमंत्री ही दिखते हैं, धाकड़ धामी दिखते हैं, और बाकी सारे के सारे विभाग या तो उनके पास हैं या तो विभाग नाम मात्र के दिए गए हैं। अभी 4-5 विभाग उन्होंने बांटे हैं, कुछ समय से उन्हीं के पास थे, 4.5 सालों से उन्हीं के पास थे। ठीक है। तो श्रेय भी उनको, और अगर नुकसान होता है तो नुकसान की जिम्मेदारी भी उनकी। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हम पिछली 1-2 सालों से कई बार यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं एचएनएन के माध्यम से ही, और हमारे यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो हरिद्वार से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में भी, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में ऊपर कितने सारे एवलॉन्स हैं, उनको किस तरह से रोकना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे हमारे रुड़की इंस्टीट्यूट है, और भी कई इसरो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनसे हम वैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं। अगर सिर्फ हम अपनी ये दिखाएंगे कि हमने आईटीबीपी के जवान को मुस्तैद कर दिया, हमने बीएसएफ के जवान को मुस्तैद कर दिया, या अपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पुलिस को मुस्तैद कर दिया, वो भी बिना नेम प्लेट के, और ये बताया जाएगा या तो सर्दी हो रही है या तो गर्मी हो रही है,
कि आप नेम प्लेट नहीं लगाओगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। आप एक क्लियर कट मैसेज दें। मैं जी, इन्होंने एनडीआरएफ सीआरपीएफ ही नहीं लगाई है, भाजपा वालों ने एक प्रकोष्ठ ही अलग बना दिया है। एक प्रकोष्ठ अलग बना दिया। मैं रियली एक 17-18 साल तक के बच्चे जिनके हाथों में डंडे हैं, आपदा और- प्रकोष्ठ है इनके यहाँ। अरे प्रकोष्ठ, ये आपदा प्रकोष्ठ ये है जो अभी दिल्ली में बैठे बैठे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। वापस आ जाते बड़े हैं। भाई राकेश मिश्रा जी ने मुझे उस तरफ मोड़ दिया, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट आप भी तो सरकास्टिक वे में बातें कर रहे हैं। आप प्रदेश के प्राकृतिक आपदाओं की बात कीजिए ना। मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात जरूर करी मैंने। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज तक अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि इतनी सारी संख्या में हमने ये कर दिए। आज 2026 हो गया, चलो पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, किसी की भी रही, 13 जिलों के लिए आपने क्या अलग अलग प्लान बना रखे हैं? आप ये बोलेंगे हमने तो कमिश्नर आपको को ये तैयारियां नहीं लग रही हैं कि तैयारियां हुई हुई हैं? अभी जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, अभी आप देख लेंगे कि वहां पर मसूरी बैंड पे ही जिस तरीके से भूस्खलन होना शुरू हुआ, दरारें पड़ी, तुरंत वहां से आवाजाही बंद कर दी गई। रिस्पांस टाइम तो है ना, मॉनिटरिंग हो रही है लगातार, इसीलिए तो आदेश के तहत बंद कर दिया है। आवाजाही नहीं हो रही है, रोक दिया गया है। निशी जी, तत्परता ही तो कहेंगे इसे, या फिर कुछ और कहेंगे? वही तो तकलीफ की बात ये है। मैं आपको बताऊं, मसूरी देहरादून की इतनी नजदीक है। मैं अभी 1 साल से प्रेमनगर में एक बहापुल, आज उसकी किस तरह की तस्वीरें हैं आपने अपने चैनल के माध्यम से देखी होंगी। नंदा चौकी वाला, इतनी स्थितियां खराब हैं। मैं जनपद रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे बाईपास में एक पुल था, तो पहले दोनों जगह से गाड़ियां एक ही जगह से जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि पुल के आगे पीछे से इन्होंने क्या किया, पुल के जो दोनों तरफ से पिलर्स होते हैं उसमें खाली मिट्टी भर दी। समझ भाई गई मैं, इसके समझ लिए गई। कौन जिम्मेदार है? ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है। और आज आपके चैनल के माध्यम से आप बोल रहे हैं एक मसूरी की सड़क तुरंत बन गई है, जो करीबन 100-150 पुल आज 5 साल से टूटे पड़े हुए हैं, 2-2 बार बन गए और उन पुल की ठीक कोई है। सुध लेने ठीक वाला है, नहीं है। आ रही हूं आपके पास। और 137 सड़कें आज बंद हैं, तो क्या ये मुस्तैदी है? आप क्या बता रहे हैं? ठीक है, क्या दीपक पीठ रावत थपथपाएं जी, दीपक या रावत चैनल जी, पे आप भी ताली एग्री बजा करते दें? हैं? यही तैयारियां हैं? देखिए, हर साल सरकार मानसून आने से पहले अपनी तैयारियां पूरी करती है और कोशिश सरकार की यही रहती है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। और उसी के तहत 2026 के इस मानसून से पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया किस तरह की तैयारियां करी हैं। निश्चित रूप से आपदा में जो भी सरकार हो उसको कोशिश करनी चाहिए कि जान माल का कम से कम नुकसान हो। और उत्तराखंड में तो आपदा मंत्रालय मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के अधीन है, और यदि किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान होता है इतनी तैयारियों के बावजूद भी, तो जब वाहवाही जब मुख्यमंत्री के पास जाती है, तो यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी को और विभाग को लेनी चाहिए। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वहाँ जिम्मेदारी विभाग नहीं लेता है। पिछली बार थराली में जब उत्तरकाशी का जो चारधाम यात्रा रूट है, जब वो पुल टूटा तो बहुत महीनों तक वो पुल खुला नहीं, और जो रसद थी वो हवाई मार्ग से पहुँचाएगी, ये सभी ने देखा। मतलब उस उत्तरकाशी के लोगों को जो भी रसद पहुँचानी थी, जो खदान की जो सेवाएं थी, जो खाने पीने की वस्तुएं थी, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं पर वन वे जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है अगर रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देहरादून में है 1350 करोड़ स्मार्ट सिटी का कहाँ गया? स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले था, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम 2019 से 16-19 से चल रहा है प्रोजेक्ट, 2023 उसकी अंतिम वो थी, आज 2026 आ गया, केंद्र सरकार से बजट नहीं आ रहा है स्मार्ट सिटी का। 1350 करोड़ गए कहाँ? एक चीज बता दीजिए आप 1350 करोड़ डाल के जो आपने किया हो, सिवाय एक वो साइकिल पार्क जो आपने साइकिल पार्क बनाया है, एक लाइब्रेरी बनाई है, एक वो आपने जो लाइब्रेरी बनाई और एक आपने जो साइकिल रूट बना रखा है परेड ग्राउंड के चारों तरफ। तो 1350 करोड़ गया कहाँ? आज आप देखिए पहली बारिश में पूरा लबालब सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं, और ये लगातार चौथे साल में डिबेट कर रहा हूं आपके चैनल में मानसून में,
और जब से हर साल कहता है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो गया है, कहां ठीक हुआ है? कहां लगाया वो पैसा? ठीक है, वो मेयर चले गए, मेयर उपाधि लेकर चले गए, मेयर पुरस्कार लेकर चले गए, और ड्रेनेज सिस्टम अभी भी खराब चल रहा है। ठीक है। नए मेयर आ चुके हैं, तो पैसा कहां गया? क्यों, कौन बताएगा? तो कहने का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री के पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है, और यदि उस प्रकार अगर इन चीजों में अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से जान माल तो आप बचा लेंगे, लेकिन वो जो नुकसान होने वाला है उससे कौन बचाएगा? तो कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि आप जितने सजग हैं, निश्चित रूप से सरकार में आप हैं, और हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम जान माल से कम नुकसान से बचें। लेकिन जो सुदूर प्रांत में जो सड़कें बंद हुई हैं, जितनी जल्दी आप उनको खुलवाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उनका जो जनजीवन है वो सामान्य होने की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक अपने आप में प्रमुख बड़ा सवाल है जो कि अभी दीपक रावत जी ने उठाया, और इसी पर सरकार आखिरकार किस तरीके के प्लान के साथ काम कर रही है, इस पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन में देवभूमि पर मॉनसून का पहरा जो इस वक्त बना हुआ है, इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। खास पैनलिस्ट इस चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट का, और आपके पास आना चाहूंगी गुरविंदर जी, और जानना चाहूंगी, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार जरूर है, क्योंकि जब जब प्रकृति इम्तिहान लेती है तो भ्रष्टाचार भी उसी पानी के साथ बहता हुआ नजर आता है। और वो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा लगा है, करोड़ों रुपए, वो भी दिख रहा है कि आखिरकार स्मार्ट सिटी कितनी बेहतरीन है, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्मार्ट सिटी का एजेंडा रहा, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो ड्रेनेज सिस्टम था। बोलिए। जी गुरविंदर जी बोलिए। देखिए, कोई भी अपना विषय हर जगह रख सकता है। मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज अगर हम ये बात करते हैं तो इसके साथ आज मैं कहता हूँ बरसात देहरादून में कितनी भी होती है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि मैं भी एक निगम का हिस्सा हूँ, अपने यहाँ काशीपुर नगर निगम का मैं भी पिछले 20 साल से एक हिस्सा हूँ, और मैंने ये चीजें देखी हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, और ये आज जो टेक्नोलॉजी नई जो आ गई, मशीनें आ गई, आज अगर आप देहरादून में देखते हैं तो पानी इतनी भयंकर बरसात भी हुई है, तो आप महसूस करते हैं भगोनी की स्थिति है देहरादून की ऐसी कि पानी नहीं रुकता। लेकिन उसमें कुछ सहयोग आज की व्यवस्थाओं का भी है। हाँ, कुछ तो चीजें आप कह रहे हैं कि टेक्निकल चीजें, देखिए उसका तो पीछे कभी ऐसा टॉपिक रखेंगे कि देहरादून पर पर्सनली हम आ जाएंगे, तो देहरादून की सारी बातों का हम पर आप मुझे बताइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, आखिरकार क्या वो व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को मिल रही हैं? सबसे पहले तो मैं पलटन बाजार का आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। वहां पर फुटपाथ पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है, ओवरफ्लो नाले हो रहे हैं, फुटपाथ से बाहर पानी बह रहा है, पूरी तरीके से जो स्लैब्स हैं वो टूट चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, वहां से तो पानी यूं यूं बह रहा है कि नाला पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों तक आ रहा है। कौन सी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, ये तो हर चीज लोकतंत्र, मैंने पहले कहा, हर व्यक्ति अपनी बात कहने का उसे स्वतंत्र अधिकार है, वो अपनी बात कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें अपना काम नहीं करती है। आज अगर मैंने अभी बताया मुख्य बिंदु, आज हमारे उत्तराखंड को अगर आज हम देखें, आज मानसून के जो विषय पे हम बात कर रहे हैं, जिस पर टॉपिक आज है, तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि करोड़ों अपने शरणार्थियों की आस्था का ये उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा का विषय है। और यह देश ही नहीं, विदेश, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और उनके पड़ोस से विदेशों से भी आदमियों के मन का एक इच्छा भाव, समर्पित भाव होता है कि हम 4 धाम यात्रा पर जाए। और आज आपके सम्मानित इस चैनल को भी हजारों लोग देख रहे होंगे, और उसमें ये विषय देख रहे होंगे कि क्या उत्तराखंड की ये डिबेट है, तो क्या हमको उत्तराखंड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसमें लाखों लाख लोगों की इस पर्यटन के साथ श्रद्धालुओं के आने से उनकी रोजी रोटी है, और सारे प्रदेश का एक आस्था का विषय पड़ा। तो हम एक उत्तराखंड के देवत्व को भी हम सबको मिलकर चलना ही है, लेकर चलना है। और मैं दूसरी बात एक कहता हूँ कि देखिए, हम लोग ऊपर से तो हम देखिए पर्दा ढक देंगे गुरविंदर जी, ऊपर से हम पर्दा ढक देंगे, हम लोगों को पहले बोल देंगे कि सारी व्यवस्थाएं
आप ना आइए, नहीं, नहीं। मौसम अब साफ हो मैं- जाएगा, मैं फिर आपसे- जरूर मैं आइएगा, आपसे फिर सम्मानित पहाड़ों का रुख चैनल करिए। से- लेकिन मैं मैं आपसे आपसे- जानना चाहती हूँ, लेकिन जो अंदर बैठे लोग हैं पर्दे के नीचे, जैसे हम लोग जो देहरादून वासी हैं, उत्तराखंड वासी है, उन लोगों का क्या करें हम? वो नहीं, डूब जाए? मैंने आपको कहा कि मैं आपके सम्मानित चैनल पर बैठकर ये बात कह रहा हूँ कि ये व्यवस्थाओं का जो मैं ताना बाना आपको बताया मैंने, और ये अगर आप देखेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी जैसे बात आई कि वही लिखते हैं, तो राज्य आपातकालीन जो संचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश में स्वामी जी मानसून से जुड़ी गतिविधियां, मौसम ठीक की है। स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई। और मैंने भी अभी आपने कहा रोडे रुक गई, एक बार बता देना चाहता हूँ ये आपके चैनल, सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि PWD BRO 400 मैं आंकड़ा भी आपको बता रहा हूँ, 400 JCB फोकलैंड मशीनें जो हाईवे पर लगी हुई ठीक है, है। 24 घंटे में रोड खोलने का, रोड कहीं भी अगर भूकंप के या उसकी वजह ओला व्यक्ति से वहां से बंद हो गई, उसको खोलने का। और मैं एक बात बता देता हूँ, जो तैयारी की बात आई, हाँ। तो मैं आज एक बात कह देना चाहता हूँ। आज हमारे 50 ट्रांसफार्मर, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, सिर्फ 4 धाम यात्रा को देखते हुए उन ठीक है। आसपास के गांव में कहीं भी तार टूटे तो ठीक है। 12 घंटे में बहाली का टारगेट। ठीक है अच्छा, गुरविंदर जी, यहाँ पर मैं आपको रोकती हूँ और एक सवाल अभिषेक जी से लेती हूँ, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी, मुझे जरा आप बताइएगा, 137 से ज्यादा मार्ग अब इस वक्त बंद हैं और सरकार ये दावा कर रही है, जैसा कि गुरविंदर जी बता रहे हैं, कि 24 घंटे के भीतर तमाम JCB, पोकलैंड मशीन्स, हर तरीके की व्यवस्था वहां पर, SDRF, NDRF, तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, रास्ता और मार्ग सब खोलने के लिए तत्परता बरती जा रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आखिरकार 137 मार्ग जो बंद हैं वो अभी तक खोलने क्यों नहीं गए? निश्चित जी, निश्चित सी बात है, आपने मेरी क्वेश्चन को या मेरे आंसर को ही खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही गुरविंदर जी से पूछ रहा हूँ कि अगर इस तरह से जो आंकड़े उतनी दूर से सुनाई नहीं दिए, कुछ मुख्यमंत्री जी बताते हैं, कुछ आपदा प्रबंधन मंत्री अपने घर से बताते हैं कि इतने JCB, इतने जवान हमने तैनात कर दिए, तो ये सड़कें खुल क्यों नहीं रही हैं? उतने दिनों से खुल क्यों नहीं रही हैं? ये क्या उत्तराखंड से बाहर बंद हो रखी क्या? जो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। मैं गुरविंदर जी को अभी बता रहा हूं कि अभी मानसून की बारिश जिस तरह से अभी 2-3% ही बारिश हुई होगी मानसून की, हाँ। उसमें ये स्थिति है। मैं अभी कुछ दिन पहले हम इसी चैनल पे चर्चा में थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल रिहर्सल मोड पे हैं। रिहर्सल आपको टीवी चैनलों पे नहीं दिखना है, आपको अपने मीडिया चैनलों पे नहीं दिखना है, आपको अपने प्लेटफॉर्म या जो जो आपके अलग अलग पोर्टल हैं उन पे नहीं दिखना है, आपको धरातल में दिखना है। आपको जो ये अभी आप बता रहे हो ना, इतनी मशीनें, इतने पोकलैंड, इतने JCB हमने खड़े कर दिए हैं। अरे भाई, 137 सड़कें फिर भी बंद हैं, तो फिर ये भाई साहब, ये 137 सड़कें बंद है और कुछ टेक्निकल रूप से वहां पे पता करवा दीजिए। अभी आपने खबर कब की सुनी होगी, कब बंद? अरे अभी चल रही है, ये HNN पे चल रही है भाई साहब। गुरविंदर जी, ये HNN चैनल पे आज की डेटा है, आज का डेटा 137 डेटा होगा ना। हाँ ये जी। तो मैंने तो 24 घंटे की बात कही, क्या पता 6 घंटे में खुल गई हो कितनी सड़कें अभी जानता लेकिन गुरविंदर जी, 6 घंटे में 137 सड़कें खुल जाती हैं क्या? 137 से ज्यादा मार्ग बंद जरूर हैं हाँ, 6 और घंटे में खुल कई जाती हैं कई क्या? मार्ग जो हैं, कई NH हाईवेज है अगर हम जिनको एक ही खोल बात दिया गया है। करें, मैं जी, कई गुरविंदर ऐसे जी ने हैं। एक बात और बोली, ऐसा डिनाई नहीं किया जा सकता कि 147 जो आंकड़ा है उनमें से बिल्कुल सारे मार्ग बंद है, क्योंकि ये आंकड़ा उससे प्लस में है। जो प्लस का आंकड़ा है वो काफी हद तक डिक्लाइन होता गया और 137 पर ही आकर रुक गया है, और वो मार्ग काफी हद तक खोल दिए गए हैं सरकार की ओर से। हाँ। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर यहाँ डिबेट में हम इस चीज में उलझे रहेंगे कि कितनी सड़कें सुबह से हमने सुना बंद है, नहीं उलझे तो हम डिबेट इसी बात पे चर्चा करने के लिए तो हैं। कौन से हम जा रहे हैं वहाँ सड़क खोलने या कौन से सड़क बंद करने के लिए हम जा रहे हैं भाई साहब? हमको सही बात भी तो करनी है ना। रुकिए अभिषेक जी। दीपक रावत जी, आखिरकार इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये भी जानना चाहूंगी कि अभी सरकार जो दावे कर रही है, क्या वो धरातल पर उन दावों की तैयारियों के हिसाब से ही हो रहा है काम? क्या लगता है? निश्चित जी,
अभी मात्र 15-20 दिन हुए हैं मानसून को आए हुए, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए होंगे। और अगर 120 से ज़्यादा 136 जो आप आंकड़ा बता रही, रोडें बंद हैं और सरकार अब तक असमर्थता जता रही है कि हम नहीं खोल पा रहे हैं, ये खुली नहीं है। मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहा है कि आप सबसे पहले किसकी बात हुई है क्या बात है? सुदूर प्रांत में जितनी जल्दी हो सके आवाजाही सामान्य बनाने के लिए उन सड़कों को खोलिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ऐसे प्रोसेस है, प्रोसेस जारी है, वहां पर मशीन तैनात है, प्रतिबद्ध काम क्यों नहीं किया होगी जब जा रहा है। सरकार में आप हैं? विपक्ष होकर क्या प्रतिबद्ध? सरकार प्रतिबद्ध है भाई। अरे प्रतिबद्ध तो आप खुलवाइए ना जल्द से अरे जल्द। खुल हम तो रही है। निवेदन कर रहे हैं आपसे। अभी रात का आंकड़ा ले लीजिए। आप क्या आंकड़ा आपके पास? 120 आप सड़कें बंद शाम का आंकड़ा लीजिए। हैं। 120 सड़कें बंद हैं आज की डेट में, अरे बताइए भाई, कब से बंद है? 137 कल रात से बंद है? 45। कल रात से बंद है क्या? शाम- आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक हफ्ते से बंद है या कल रात से बंद है? अगर आपकी बात मानो तो ऐसा लगता है कि कल रात से बंद है। अरे पल पल चलता है भैया, पल पल चलता है ये। अरे कि तो क्या आपका आपकी में। फिर व्यवस्था कहाँ गई आपकी? यदि 24 अरे घंटे के बिल्कुल अंदर व्यवस्था 48 चार से बनता यदि है। आपकी व्यवस्था 48 घंटे में बंद मार्ग को नहीं खोल पा रही है तो काहे की व्यवस्था आपकी? तो ये तो आप खाली कह रहे हैं, इल्जाम मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप ही की बात को कुछ बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए हैं। आप गुरविंदर जी आप मुझे बताइए 136 सड़कों में से कितनी सड़कें हैं जो पिछले एक हफ्ते से बंद है? बताइए आप। अरे भाई एक हफ्ता, अरे भाई एक हफ्ते में तो प्रसाद भी इतनी नहीं है जब 2 हफ्ते की तरह बता रहे हैं। तो आप देखिए क्या बोला मैंने आपको? 48 घंटे में सड़कें 48 घंटे में सड़कें खुलनी चाहिए ना? सरकार है ना? आप ये बताइए, से बिल्कुल बचे। 48 घंटे में सड़कें खुलनी चाहिए ना आवाजाही के लिए? बिल्कुल अफवाह न फैलाएं। खुल गई? उत्तराखंड की खुल गई? असुविधा आप लोगों से जुड़ी है। अरे कहाँ खुली है? अगर आप खुद आप कह समाज रहे में बंद पड़ी है, खुद आप कह रही कहेंगे- मैंने खुलवा दी। अगर HMM का सुबह का फोरकास्ट है कि 137 सड़कें बंद हैं। अरे कब तक खुलेंगी आप बताइए? चलिए आप बताइए, आपकी गुरविंदर व्यवस्था है, रुकिए रुकिए कब तक दीपक खुलेंगी रावत आप जी, बताइए, दीपक चलिए। रावत जी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। ये अभी पिछले 24 से 48 घंटे का आंकड़ा है जो कि सरकार की ओर से जारी होता है कि 137 से ज्यादा मार्ग अभी बंद है, आवाजाही पूरी तरीके से अवरुद्ध है, कहीं पर मलबा आ रखा है, कहीं पर भयंकर लैंडस्लाइड है। ये सब जो सड़कें बंद है उनकी एक ही जैसी टेक्निकल दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर बोल्डर्स हैं जिनको हटाने का काम जारी है और इन 137 में से कई ऐसे मार्ग हैं जिनको खोलने का काम हो चुका है डीसी जी और वहां पर टीम्स है जो ऑन प्रोसेस में वहां पर काम में क्लियर कर रही हूँ मैं ये चीज आपको। पहले क्या बोला? सामान्य जीवन को सामान्य करने के लिए उस सड़कों को खोलना पड़ेगा ना। अगर आपने कहा है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने जेसीबी लगा रखी है, हमने एसडीआरएफ लगा रखा है, तो बताइए कितने दिनों में, आज कितने घंटों के बाद आप सामान्य करने वाले हैं? आप बताइए। अरे कितने आप समय सीमा बताइए आपकी व्यवस्था। आप अपना नंबर दे दीजिए। अरे आप हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सड़कों पे, सड़कें ठीक करने के अरे लिए भाई, आपदा के कुछ नाम नहीं पे। करते हैं, आप आप ये आपका बताइए, सही जवाब तो आप ये दीजिए। बताइए, आप समय दीजिए ना ठीक है कि ठीक है आप 136 सड़कें रुकिए, कितने दिन में ओपन करने वाले हैं? रुकिए दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, चैनल पर बैठकर खाली कहने से डिबेट हो रही है भैया। तो आपके कहने से हमारे स्वीकार कर सब ले लोगों कि का सब कुछ चाचा बंद है। आपस में रुकिए बात हो रही दीपक है। रावत जी, दीपक क्योंकि आप रावत जी, सरकार में हैं। रुकिए रुकिए जरा। गुरविंदर जी एक फाइनल कमेंट दीजिएगा इनके सवाल के जवाब के साथ मुझे जरा, फिर मैं आती हूँ राकेश मिश्रा जी से जवाब लूंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा खाली मैं मानता हूँ कि सुबह आपका आंकड़ा होगा 137 सड़कें बंद है। ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड आज पूरे देश में आज अग्रणी प्रदेशों में खड़ा है। और मैं एक बात बता देता हूँ, देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात कही कि तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा। अरे और प्रधानमंत्री आपको जी मैं मैं कहाँ चले बताना गए आप? चाहता हूँ, इतनी तैयारियों के बाद अगर आप ये 137 का हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। मैंने पहले ही कहा कि भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की हर साल ही आपदाएं आती है, लेकिन मेरा विषय ये है ठीक कि है। जब इतनी मैं आपके सम्मानित चैनल से बता रहा हूँ कि ऐसे इतनी पॉपुलर इतनी जैसी भी है, तो क्या वो लोग खाली खड़े होकर सोने थोड़ी बैठे हैं भाई? ठीक है ठीक और है, शाम का जस्टिफाइड आंकड़ा पॉइंट, कुछ और जस्टिफाइड होगा, पॉइंट। ठीक है रुक सुबह जाइए का आंकड़ा कुछ और होगा। ठीक है और गुरविंदर जी समझ गए कि वहां पर मशीन तैनात है और हमारी फोर्सेस भी वहां पर हैं जो कि रास्ते को है, खुलाने के लिए लेकिन आपने लगातार सही दिन आंकड़ा- रात काम कर रही है। इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता खाली- क्योंकि खाली हम चैनल लोग पर भी वहां का बैठकर फीडबैक ले रहे हैं बताते कि कब तक ये रहेंगे। मार्ग खुलेंगे, कब तक सुचारू हो पाएंगे। काम अभी भी जारी है, माना जा सकता है, इस तरीके से देखिए- डिनाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है गुरविंदर जी कि आखिरकार सरकार तत्परता के साथ कितने डेडलाइन के अनुसार यहाँ पर काम कर रही है, ये एक क्वेश्चन है। कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि आप लोग कब तक खोलेंगे, क्या करेंगे। सीधा सवाल ये है कि
किस डेडलाइन के अंदर आप लोगों की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इस मार्गों को खोल दिया जाए, एक बार फिर से आवाजाही के लिए सुचारू किया जाए, जिससे कि जो वहां पर ग्रामीण है, जो वहां पर यात्री आ रखे, उन्हें असुविधा ना हो? अपडेट मिलनी चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास गुरविंदर जी। राकेश मिश्रा जी, क्लैरिटी होनी चाहिए, इस पर बहस नहीं हो रही है, एक समाधान के साथ चर्चा हो रही है। भाई हम सब लोग समस्या ठीक है, राकेश नहीं मिश्रा बनना जी, है, हमको समाधान राकेश नहीं मिश्रा बनना। जी, पिछली बार की चुनौतियों से कुछ तो सीखा है सरकार ने, ये हम डिनाई नहीं कर सकते हैं चीजों को लेकर, क्योंकि पिछली बार भी जब मॉनसून का कहर बरप रहा था, उस वक्त चारधाम यात्रा गतिमान थी, कई सारे श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे थे और इसी तरीके से कई मार्ग बंद थे और वहां पर वो फंसे रह गए थे। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा को पहले ही रोक दिया गया है, हवाई सेवा को ही रोक दिया गया है। इस कदम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार का ये मुफीद कदम है। हाँ, आप इस सरकार को अगर मेरे जैसा व्यक्ति इस सरकार के इस कदम को देखिए, हम लालच में नहीं फंसे। पहले क्या था कि पिछले साल के सबक को लेते हुए इस वर्ष अगर आपदा आ रही है और उस समय हमने अपने तीर्थयात्रियों को हरिद्वार या ऋषिकेश जैसे अपने सेंटर्स में रोक दिया है, तो ये सराहनीय कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, अभी क्या है कि चर्चा चल रही थी कि 137 सड़कें हैं, 138 सड़कें हैं। इसका एक सीधा जवाब यह है कि अगर प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो हम 24 घंटे में खोलेंगे, और प्रकृति साथ नहीं दे रही है तो हम जब प्रकृति साथ देगी तभी खोल पाएंगे। अभी 100, ये सत्य बात है, इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल है ना? नहीं, अभी यात्रा का मुख्य मार्ग उत्तर काशी सुनिए के सुनिए साथ बंद सुनिए हुआ था। सुनिए दीपक रावत, मैंने बंद रहा हूं। मुस्कुराने की बात नहीं है। आपकी आप बात बताइए को ना, डिनाई नहीं कर जिस रहे। कारण से मैंने बंद रहा हूं। जिस कारण से रास्ते इसलिए हंस ब्लॉक रहे हुए, जिस कारण से रास्ते टूटे, जिस कारण से मलबा आने के कारण से रास्ते बंद हुए, ऐसी कोई एक ही रूट पे सड़क नहीं है। पूरे प्रदेश में 137 सड़कें हैं। हर जगह के जिला अधिकारी, हर जगह के एनडीआरएफ टीम, हर जगह के आपदा प्रबंधन अधिकारी सब जगह अपना काम कर रहे हैं। अब उनको जैसे जैसे मौका मिल रहा है, भाई हमारे जेसीबी, हमारे प्लांट्स वहाँ पहुँचने भी चाहिए काम करने के लिए। अब पता चलेगा कि आप रास्ता खोल के आए और दूसरी जगह ब्लॉक हो गया। आप एक आपदाग्रस्त प्रदेश में हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो पुल का तो निर्माण क्या कर- सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है बहुत संसाधन बिल्कुल नहीं है। कि अगर दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो बहुत- तीसरी जगह का बहुत- काम बाद में बहुत लेफ्ट आउट हो संसाधन जाएगा? है, और पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा निगहबानी भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं। आज दरारों पे यात्राएं रोकी जा रही हैं। पिछली बार तो गफलत में, अब जो थराली वाली घटना हुई उस समय कितनी भीड़ थी वहां पे, पूरे के पूरे होटल बुक थे, और वो भी जब मानसून सत्र शुरू हो गया था। इस बार सरकार ने इन पर अंकुश लगाया। अभी सरकार को और अंकुश की जरूरत है। हमें आंकड़े नहीं बढ़ाने, हमें सुरक्षित यात्रा देनी है। यहां से जब व्यक्ति जाए दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, तो एक इस व्यवस्था के साथ जाए या इस संदेश के साथ जाए कि हाँ, उत्तराखंड में हम गए थे और सुरक्षित लौटे। बिल्कुल। इसलिए सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है। कदम सराहनीय इसलिए भी माना जाएगा कि सरकार अपने आंकड़े को बढ़ाने के चक्कर में नहीं गई कि हमने तो आज 70 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा दी, उस पर पीठ थपथपा ले। ठीक है, आज मानव जीवन की कीमत और तीर्थयात्रियों के प्रति जो उत्तराखंड के प्रति संवेदनाएं हैं उसको सरकार ने समझा, और अपनी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर हमारे रास्ते खुले 24 घंटे 48 घंटे में यात्रा फिर से शुरू होगी। अगर हमारे मौसम विभाग ने चेतावनी फिर दी कि नहीं जी अभी तो ये क्योंकि सेफ नहीं पिछली है, बार भी घटना हुई थी कि मौसम खराब होने के चलते कई हवाई सेवा पूरी तरह से खराब हुई थी, कई प्लेन्स क्रैश हुए थे। वही बात है ना लेकिन कि इस वही सब बार चीजें देखते हुए फैक्ट तो- पॉइंट्स पर बात हो रही है, क्योंकि इसी- मॉनिटरिंग के जरिए उन्हें रोक ही दिया गया है। ये इसीलिए तो इस साल अभी आपका मौसम आप देखते हैं रोज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और हर जगह सोशल मीडिया पे कि तुरंत डीएम का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया, विद्यालय बंद हो गए, और जरूरी संसाधन चले, लेकिन को जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको तुरंत बंद कर दिया ठीक गया, है, यात्राएं बंद कर दी गई, उफान बंद कर दिया गया। तो इन सब चीजों के लिए तो अब सरकार की अगर इस तरह की नीतियां हैं तो भाई आप सबको प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, और जिस तरीके से आपने बोला था कि लगातार वहां के ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना चाहिए जहां पर संवेदनशील है, उसके लिए भी मेगा मॉक ड्रिल का इंतजाम सरकार ने जगह जगह किया। देखिए, देहरादून में भी मॉक ड्रिल हुई थी। कुछ चीजों के लिए निशी मैं अभी सरकार को फिर एक छोटी सी यहाँ से बैठ के अपनी सलाह दूंगा या सुझाव दूंगा कि चीजों को ग्राउंड लेवल पर किया जाए। हाँ,
जहाँ पे ठीक है। घटनाएं घट रही हैं वहां पे इन सब चीजों के लिए ठीक है। प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है। देहरादून में इतनी आपदाएं नहीं आ रही। हाँ ठीक यहाँ है। एसी रूम में नहीं बैठ नहीं के पर हम इस अगर चीज को कोई डिनाई चीजें- नहीं कर हाँ, सकते क्योंकि यहाँ पर किमाड़ी है, यहाँ सेजदारा है, यहाँ मालदेवता है। नहीं, ठीक है। तो देहरादून में इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ देहरादून वासियों के लिए मॉक ड्रिल नहीं थी, वो वॉलंटियर्स के लिए भी थी, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहां पर तैनात किए जाएंगे हमारी फोर्सेस के साथ। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, फाइनल कॉमेंट लेना चाहूंगी आपके निशा साथ। जी, हाँ बड़े भाई राकेश मिश्रा जी ने सरकार की जो बात करी है, निसंदेह इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं है। अगर एक भी कोई सैलानी आता है या हमारा प्रदेश का कोई भी आदमी है, अगर उसके साथ मिस हैपनिंग कैजुअलिटी होती है तो दुख सबको होता है। सरकार का ये कदम सराहनीय है कि ठीक है। अगर उन्होंने चारधाम यात्रा पहले से देख के रोकी, ये अच्छा कदम है। लेकिन हम हिमालयी राज्य हैं, यहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि जो हमारे 7 मोड़ पे जो पेड़ कट रहे थे उनको रोक दिया। अगर ये कदम पहले होता, या यहाँ पे 3000 पेड़ों का था, पिछली बार धराली में 11000 पेड़ कटे, वहाँ पे बहुत कम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पे स्थानीय लोग भी कम जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा मास आ गया, मीडिया कवरेज हो गई, इसलिए यहाँ पे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की ठीक है। संवेदनशीलता हो ठीक या है। जो भी है, या छोटा comment, अंतरात्मा छोटा हो, comment। उन्होंने ठीक किया। इसी तरह से प्रदेश हित में अगर कदम उठाएं, हम उनकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल। अगर प्रदेश हित में, बिल्कुल। लेकिन 137 सड़कें खुलनी चाहिए, जल्द खुलनी चाहिए। ठीक है। दीपक रावत जी फाइनल कॉमेंट क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, फाइनल कमेंट ये है कि आपदा अभी शुरुआत, अब मानसून शुरुआती अभी स्टेज में है और लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। सरकार को सजग रहना चाहिए और जान माल की कम से कम नुकसान हो, इसकी तैयारी हमें सब अपने सजग रहनी चाहिए कि तैयारी पूरी होनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो इस प्रदेश का। ठीक है। गुरविंदर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अब? जी, मेरा सबसे तो पहले ये कहना है कि इस प्रदेश से हमारा प्यारा उत्तराखंड है, इसको सारा देश देखता है और कहीं भी अफवाह की स्थिति हम लोगों को रोकना है, क्योंकि हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से हजारों लोग देखते हैं और अगर जो हम डिबेट करते हैं आपस में, लोकतंत्र है, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रथम राष्ट्र द्वितीय हमारे दल है और तृतीय हम स्वयं है, तो हमारा ये भाव होना चाहिए। गुरविंदर जी वो कि तो हम वो भी कहीं कह रहे हैं चैनल में ना, डिबेट अभिषेक जी करते भी हैं। कह रहे हैं अगर इस तरीके के सराहनीय कदम उठाए गए तो कांग्रेस भी समर्थन करेगी, तारीफ और करेगी। मैं एक बात और कहता हूँ कि देखिए, अब जो आज आंकड़ा दे रहा हूँ मैं आपके सम्मानित चैनल पर, सम्मानित दर्शकों के सामने कह रहा हूँ कि 50,000 जैसे राशन किटे हैं या 96,000 से हर एरिया में गैस के सिलेंडर या घरों की लकड़ी है, तो ये 3 दिन से 3 महीने तक का राशन, ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसको आप कभी भी मेरे कांग्रेस के मित्र या कोई भी, ये तो डीएम के माध्यम से कल को बंद कर देंगे। और मैं अगर आपके चैनल पे ये बात झूठी बोलूंगा तो ये बात कैसे चल पाएगी? डीएम राहत कोष से 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अगर कोई अर्जेंट भी किसी ऐसी आपदा में उनको चाहिए तो देखे, मैं व्यवस्थाओं की बात मैं करता हूँ कि हमारे मोदी जी की भी सीधी मॉनिटरिंग, क्योंकि 4 साल हमारी करोड़ों हिंदुओं के आस्थाओं से जुड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार सीएम से ठीक है। अभी तक 2 बार ठीक है। पिछले महीने बात ठीक है। उनकी। ठीक और है। सुनिए, नेशनल हाईवे के छोटा लिए कमेंट। हाँ NHAI, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से बड़े आंकड़े की बात कर रहा हूँ। NHAI के फंड से नेशनल हाईवे कोई भी कहीं रुकता है, तो अभी सड़कें रुकने की बात आई, 100 करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के लिए अलग रिजर्व रख दिया है। और ये बात मैं आपको केंद्र से टेक्निकल मदद के लिए NDM गाइडलाइन ठीक है। जारी कर दी गई। ये चीजें कोई छोटी ठीक है। नहीं है ठीक है। और ये डबल इंजन सरकार का ही ठीक एक लाभ है। है। एक फाइनल कमेंट कि लेना चाहूंगी राकेश मिश्रा जी से। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ठीक बात बताई कि इतना पैसा यहाँ से, इतना पैसा यहाँ से, इतना पैसा यहाँ से। आवाज नहीं आ रही है। संसाधन और राशन सुविधाएं पहुँचने का जो मुख्य जरिया है वो मार्ग है। ठीक है। अगर मार्ग खुला रहेगा तो हम संसाधन पहुंचा देंगे, ठीक है। उसमें सरकार भी छोटा पहुंचा comment, देगी छोटा और comment, बहुत हाँ। सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी पहुंचा देंगी। लेकिन सबसे जरूरी है साधन खुला रहना, रोडें खुली रहनी, उसके लिए हमें अपने संसाधन को तैयार रखना चाहिए। और दूसरा कमेंट मेरा ये है, जो मैं पहली बार से कह रहा हूँ, कि जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो पहले रिस्पॉन्डर हैं, इनको जिले स्तर पर भी और खासकर उन ब्लॉक्स पे ठीक है। जहाँ पे आपदाएं आ रही हैं
वहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को ट्रेंड करके ही बिल्कुल रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देवभूमि में 48 घंटे के लिए तो बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, प्रशासन अपने 24/7 अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसी के साथ सभी को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। HNN भी सभी से दरख्वास्त करेगा कि अब लगातार आप लोग भी नदी नालों से दूर रहें, अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें, लगातार टीमें भी आप लोगों के साथ सहयोग जरूर करेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।